हम लोगों ने कल देखा था कि बैंक एजेंसी के रूप में बहुत सारे कार्य करती है, जिसमें एक कार्य हमने देखा था कि चेक्स का पेमेंट करती है और कलेक्शन करती है। देखो, चेक जानते हो क्या होता है? कितने लोग चेक जानते हैं और कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने प्रयोग किया है? तीनों का जवाब दीजिए। अच्छा, बारी बारी से जवाब दो। देखा कितने लोगों ने है? अच्छा, हाँ नीचे करो। कितने लोगों ने उसको प्रयोग किया है? 3 लोगों ने। खड़े हो। 3 लोग खड़े हो जो प्रयोग किए हैं। खड़े हो जाओ। हाँ, इन लोगों को बताओ कहाँ प्रयोग किए थे, क्या क्या उस पर लिखे तुम चेक पर, इनको समझाओ। चेक पर क्या क्या लिखे थे? अकाउंट नंबर डाले थे। हाँ, अमाउंट डाला, ठीक। ए शांत रहो। हाँ, और केवल अमाउंट डाले, सिग्नेचर किए। तुमने क्या क्या किया? पीछे तुम वही सब किए। तुमने चेकबुक लिया, पन्ना फाड़ा, डाल दिया 50,000 रुपया, साइन कर दिया, आगे पीछे, काम खत्म। हाँ, अब चुप रहो। अब तुम ये बताओ कि अगर तुमने चेकबुक फाड़ा, उनमें से एक चेक बुक निकाल करके केवल अमाउंट डाल दिया, डेट डाल दिया, साइन कर दिया, तो किसको मिलेगा? भगवान जी को। जब तक उस पर तुम कुछ लिखोगे नहीं कि सेल्फ लिख दिया तो तुमको मिलेगा। अरुण कुमार सिंह को मान लो मुझे देने का तुम्हारा मन करे तो किसका नाम लिखोगे? अरुण कुमार सिंह का नाम लिखोगे, तब न बैंक हमको देगा। इसका मतलब कि कितने लोग हुए उस चेक पर? एक तो जो जिसको ड्रा करना है, एक जो ड्रा कर रहा है, भाई जो लिख रहा है, एक आदमी इशू कर रहा है, एक आदमी के नाम इशू होगा, अमाउंट लिखा जाएगा और यह अब बैंक को दे दिया जाएगा। तो अब बैंक क्या कर रहा है? तुमसे कलेक्ट कर रहा है और मुझे पेमेंट कर रहा है। तो वो चेक बैंक में जब जाता है तो बैंक एक तरह से मध्यस्थ की भूमिका निभाता है दोनों के लिए, इशू करने वाले को। अब जैसे मान लो तुम्हारे घर में चेक बुक रखी है, तुमने चेक फाड़ा और 50,000 लिख करके मुझे दे दिया, मैं ले गया अपने घर रख लिया, तो एक को पैसा मिला? इसका मतलब हम तुम सीधे पैसे का लेन देन नहीं कर सकते। किसके माध्यम से करेंगे? बैंक के माध्यम से करेंगे। तो चेक पर तुम्हें यह लिखना ही होगा कि चेक किसको देना है। अब यहाँ एक और बात तुमको लिखनी पड़ेगी कि मैं लेकर तुम्हारा चेक जाऊंगा काउंटर पर तो बैंक हमको नगद ही पैसा दे देगा, या अब वो मेरे खाते में ट्रांसफ़र करेगा। तो ये तुम्हें तय करना पड़ेगा कि वह अकाउंट पेई होगा या बियरर होगा। चेक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कैसा कैसा? या तो बियरर होगा, बियरर का मतलब जिसके पास है उसको दे दिया जाए, ख़त्म बात। तो अगर वो मेरी जगह ये लेकर चली गई तो इनको भी क्या करेगा? दे देगा। कैसे दे देगा भाई? नाम तो मेरे नाम से चेक है, तो मेरे नाम से चेक है, लेकिन मैंने पीछे साइन कर दिया, तो अब वो चेक चाहे जो प्रोड्यूस करेगा तो वो इनसे क्यों एक साइन करा लेगा बस। तो बियरर चेक में बैंक को यह निर्देश होता है कि जो बियर करेगा उसको दे दिया जाए, तो चाहे जो बियर करे। इसका मतलब इस चेक में धोखेबाजी की संभावना है। कोई आपसे रास्ते में छीन सकता है, साइन वाइन किया हुआ है, तो ले जाकर क्या करेगा? पैसा ले सकता है। लेकिन जो सेफ तरीका है, सबसे अच्छा है कि उसे हम अकाउंट पे ही कर देते हैं। क्या करते हैं? अकाउंट पे का मतलब ये मान लो चेक है इतना बड़ा, तो यहाँ लेफ्ट साइड में ऐसे ऐसे हम क्रॉस कर देते हैं इसको, 2 लाइन खींच करके, और उसमें ले देते हैं अकाउंट पे। तो अब क्या हो जाएगा कि अरुण कुमार सिंह के नाम से जो चेक इशू है, वह चेक कभी भी किसी को कैश पैसे के रूप में नहीं मिलेगा।
वो अरुण कुमार सिंह के खाते में ही, चाहे जहाँ खाता हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन पैसा कहाँ जाएगा? खाते में जाएगा। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि फ्रॉड की संभावना खत्म हो गई। अगर खो भी गया मान लीजिए अरुण कुमार सिंह का चेक, हाँ, लेकिन अगर मान लो कोई दूसरा अरुण कुमार सिंह है तब एक संभावना है ना कि अगर मान लो चेक खो गया और बाय द वे तुम पाए, तुम्हारा भी नाम किस्मत से अरुण कुमार सिंह निकला, तब क्या होगा? तब चेक जमा हो जाएगा खाते में, क्योंकि नाम मैच कर जाएगा और ले जाके डाल देगा, पैसा ले लेगा। तब क्या करना चाहिए भाई? इसका मतलब कोई एक डबल सिक्योरिटी की ज़रूरत है, केवल नाम से काम। तो लोग क्या करते हैं कि नाम के बाद उस पर आगे लिख देते हैं अकाउंट नंबर भी। क्या लिख देते हैं? नाम लिखा अरुण कुमार सिंह और आगे अकाउंट नंबर, हमारा नंबर लिख दिया। अब चाहे जहाँ खो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अरुण कुमार सिंह भले 100-150 मिल जाएंगे, लेकिन अकाउंट नंबर क्या होगा? वो ये नहीं मिलेगा, वो दूसरा ही कोई होगा। तो पैसा उसी व्यक्ति के खाते में जाएगा जिसको आप देना चाहते हैं। तो ये एक तरह से सुरक्षा भी आपको जाननी चाहिए कि हमारा पैसा कहीं डूब न जाए। ठीक है, बैठो। तो आज आप लोगों का जो होमवर्क है वो ये है कि सभी लोग अपने अपने घर में अपने पिताजी से, भाई से चेक मांगिएगा। ठीक है, मांग करके उस चेक की, अपने एक ब्लैंक चेक की अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच लीजिएगा। ठीक है, और उस चेक पर क्या क्या लिखा है पूरा अपने कॉपी पर बना करके, उसी तरह का चेक बिल्कुल क्लियर कट सब कुछ लिख करके, और सारा डिटेल, अकाउंट नंबर चाहे तो फर्जी लिख दीजिएगा, डर होगा अगर मान लीजिए कि कोई। ठीक है, तो आप सब लोग एक होमवर्क करके कल की क्लास में ले आइएगा। सबके पास चेक होना चाहिए, यानी सब लोगों ने देख लिया कि चेक कैसा होता है। और होना तो ये चाहिए कि आपको एक दिन बैंक भेज दिया जाए। ठीक है, और जितने बैंक के कागज़ पत्तर होते हैं, बैंक वाले आत्महत्या कर लेंगे, इतने लोग इकट्ठे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये पैसा चेक से भी आप ट्रांसफ़र करते हैं या निकाल भी सकते हैं। अब जैसे मान लो तुमको खुद ही निकालना है, तो क्या करते हो? चेक पर जहाँ लिखे हो अरुण कुमार सिंह लिखा रहता है, वहाँ आप लिख देंगे सेल्फ। सेल्फ का मतलब मुझे खुद चाहिए पैसा, और आप पीछे साइन करके पैसा उनको चेक दीजिए, आपको पैसा बैंक दे देगा। इसके अलावा और भी तरीके हैं पैसा निकालने के। जैसे जब आप सामान्यतः चेकबुक चूँकि पैसे से मिलती है, और आपका एक चेक जब आप काटते हैं तो 2 रुपया 4 रुपया बैंक ले लेता है आपसे। तो अक्सर ये होता है कि जब हम, जैसे यही मेरा मान लो सिंगनापुर में घर है और मेरे सामने बैंक है, तो हम क्यों चेक काटेंगे? हम क्या करेंगे? अपनी पासबुक लेकर जाएंगे, वहीं से विड्रॉल फॉर्म मिलता है। क्या मिलता है? विड्रॉल फॉर्म, लूज पेपर होता है, लूज चेक भी उसको कह सकते हो, क्योंकि सब कुछ लगभग प्रक्रिया वैसे ही होती है। तो वहाँ भी सेल्फ लिख करके, अमाउंट लिख करके, साइन करके दे देते हैं, तो वो क्या करता है? पैसा दे देता है। लेकिन तुम्हें कोई न कोई वाउचर बैंक को देना पड़ेगा। बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के बैंक आपका कोई काम नहीं कर सकता है। तो इस तरह। अच्छा बताओ, कितने लोगों ने एटीएम कार्ड देखा है? अच्छा, नीचे हाथ करो। कौन कौन नहीं देखा है? हाथ उठाओ। सब लोग देखे हो? नहीं, आराम से उठाओ, न देखना कोई बेइज्जती की बात थोड़े है। ये कौन सी बात है नहीं देख? हाथ उठाओ जो नहीं देखे हैं। 2 लोग बस नहीं देखे हैं, और पीछे सब लोग देखे हैं। अच्छा, कार्ड तुम अभी देख लो। हाँ, वो देखो उसके पास, ये देख रहे हो? ये कार्ड है तुम्हारा। तो इस कार्ड की अच्छाई ये है कि इस कार्ड से बहुत सारे ट्रांजैक्शन अब तुम डिजिटल कर लेते हो, तुम्हें कैश लेने देने की जरूरत नहीं पड़ती, और इससे कैश भी निकाल सकते हो। अच्छा, कितने लोगों ने अभी तक एटीएम मशीन से पैसा निकाला है? 5 लोगों ने। यही सब तुम्हारा प्रैक्टिकल है। अब तुम सभी लोग कार्ड लो, अपने घर के आदमी के साथ जाओ, अपने भाई के साथ, पिताजी के साथ कहो मुझसे पैसा निकलवाओ एक बार। ठीक है,
आप सभी लोगों के लिए दूसरा काम क्या है बैंकिंग में? एक तो हो गया कि चेक बना करके लाओगे, लिख करके सारा। दूसरा काम यह है कि तुम सभी लोग, तो सबके घर में कार्ड होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, किसी न किसी के पास होगा, पिताजी के पास होगा, भाई के पास होगा ना। हाँ, सबके पास नहीं, तुम्हारे पास क्यों रहेगा? अभी तुम कौन सा कमा रहे हो? अच्छा, तुम में से किसी के पास कार्ड है? खड़े हो, किन के पास है? खड़े हो जाओ तो। हाँ, खड़े हो। तुम्हारे नाम से कार्ड है? कितना रुपया महीना कमाते हो? हाँ, तब कैसे कार्ड है? हाँ, बैठो। कार्ड के लिए कमाना जरूरी नहीं है भाई। अगर कोई मेहरबान है, पैसा रुपया दे रहा है तो कोई बात नहीं, कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और कार्ड से थोड़ी सुविधा भी है, खास करके जो तुम लोग बाहर रहते हो, मान लो कहीं कमरा किराए पर लेकर रहते हो या बाहर रह रहे हो, तो पैसा आराम से चला आया, पैसा निकाल लिया। पहले एक ज़माना था कि बच्चों को पढ़ने के लिए, पैसा भेजने के लिए खुद इतनी मेहनत करनी पड़ती थी। जैसे इलाहाबाद रहता है तो महीने में एक बार इलाहाबाद जाना पड़ता था तो पैसा देने के लिए, कोई माध्यम नहीं था। और अब तो ये है कि तुम दुनिया में कहीं भी चाहो तो पैसा आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये कार्ड, ये प्लास्टिक मनी है, इसको क्या कहते हैं? प्लास्टिक मनी। तो दूसरा तुम लोगों के पास काम क्या हो गया कि एक तो चेक बना करके लाओगे, ये तुम्हारा असाइनमेंट है, समझ लो। इसके बाद दूसरा काम ये है कि कार्ड से सब लोग पैसा निकालोगे, ठीक है। अरे निकाल के तुम मत ले लेना, दे देना घर पर, ठीक है। हाँ, तो इससे क्या होगा कि प्रोसीजर क्या है, जैसे जब तुम एटीएम मशीन के पास जाते हो, शांत रहो, जब तुम एटीएम मशीन के पास जाते हो, अच्छा एटीएम मशीन का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, तो इसके बाद जब तुम एटीएम मशीन सामने जाओगे तो तुम्हें क्या क्या करना है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? कुछ नहीं करना है। ये कार्ड लेकर तुम जाओगे, उसके सामने जब खड़े होगे मशीन के, एक चीज़ ध्यान रखना, मशीन में कैमरा लगा रहता है। मशीन के सामने कोई भी ऐसी हरकत जो अव्यवहारिक है तुम्हें नहीं करना। जैसे मास्क भी लगा के जाओगे तो हम मास्क हटाना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम पूरा एकदम से डाकू बंद करके जाओ एटीएम में पैसा निकालने। तो एटीएम मशीन में जब तुम वहाँ जाओगे तो बिल्कुल सीधे कार्ड पकड़ो और उसको जगह बनी हुई है वहाँ इंसर्ट करो। कुछ मशीन होती है एटीएम कार्ड को ले लेती है और जब तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो तब तक वापस नहीं करती। कुछ मशीन होती है आप लगा करके निकाल सकते हैं, वो अलाउ करता है कब आप निकाल सकते हैं। तो जैसे लगाएंगे तो आपसे पूछेगा एटीएम पिन आपका क्या है। तो एटीएम पिन अब आप न किसी को बताएंगे, न किसी से शेयर करेंगे और न कोई आपको देख पाए वहाँ। क्यों? कारण यह है कि एटीएम पिन जान लेने से कभी कभी दिक्कत ये हो जाती है कि आपकी अनुपस्थिति में भी आपके पिन एटीएम का प्रयोग हो सकता है। अच्छा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में थोड़ा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत ये होती है कि पब्लिक प्लेस पर आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं करना चाहिए। जैसे अब एटीएम के अलावा ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा है आपको, जैसे आप अपने मोबाइल में कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ऑनलाइन बैंकिंग है तो हम अपने मोबाइल से पैसा निकालना, ट्रांसफ़र करना, फिक्स करना, रिकरिंग करना, LIC जमा करना, बिजली का बिल जमा करना, टिकट कराना, होटल बुक कराना, सारा काम किससे कर रहे हैं? मोबाइल से। अब इसमें सिर्फ इतना ही है कि हमारे हर जगह एटीएम का नंबर और पिन काम कर रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि जिस आप मशीन पर काम करते हैं उस मशीन में ऑटो सेव का मोड लगा रहता है। तो अगर आपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जैसे किसी साइबर कैफ़े में बैठ करके आपने टिकट बुक कराया दिल्ली जाने का और आपने अपना एटीएम कार्ड प्रयोग किया तो आप तो समझ नहीं पाए, लेकिन उसके कंप्यूटर ने क्या किया, आपके एटीएम का नंबर और पिन को सेव कर लिया। अब उसका कंप्यूटर है तो आप तो चले गए। तो पता चला कि जब तक आप घर पहुँचे और आप जाने कि कोई मैसेज आ रहा है आपके मोबाइल पर कि आपका पैसा निकल रहा है, तब तक उसने जितना पैसा था सबसे क्या किया, मार्केटिंग कर ली। और यह भी आप नहीं पता कर पाएंगे कि कहाँ से हुआ।
तो दिक्कत ये होती है कि हमेशा कोई भी इस तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बहुत ही ओवर प्रिकॉशन में करने की ज़रूरत होती है, और हमेशा अपने व्यक्तिगत जो आपका लैपटॉप है, व्यक्तिगत आपका मोबाइल है, आपका जो व्यक्तिगत डेस्कटॉप है, जो भी मोड आपके पास है, उससे ही आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि हमेशा पासवर्ड आपको रटा होना चाहिए, कहीं लिख करके रखने की ज़रूरत। अब हालांकि हम सब लोग लिख कर रखते हैं क्योंकि भूल जाता है ये, लेकिन ये गड़बड़ तरीका है, सही नहीं है, क्योंकि कहीं भी लिखा हुआ है किसी के हाथ लग सकता है और वो उसका दुरुपयोग कर सकता है। तो या तो अगर आप लिखते हैं तो ऐसी जगह सेफ में रखिए कि फिर आप उसको कोई आम आदमी की पहुंच से परे हो। तो आपके पास कितना काम हो गया। तो जब आप एटीएम पिन डालेंगे तो पूछेगा कि अमाउंट लिखिए, बैंक का अकाउंट नंबर कैसा है, सेविंग है कि करंट है, आप उसको सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट डालेंगे और फिर आप ओके कर देंगे तो आपका पैसा निकल आएगा। और ये ज़रूर ध्यान रखें कि एटीएम कार्ड वहाँ से वापस लेना ना भूलें। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जल्दी से पैसा पाते हैं, खुश हो जाते हैं, बाकी चीज़ कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, और अक्सर छूटता है प्रैक्टिस में न रहने के नाते। जैसे ये मेरा एटीएम कार्ड अभी आपने देखा तो ब्लैक है कलर में, और मेरे लैपटॉप का जो कलर है वो भी ब्लैक है। तो लैपटॉप की कीबोर्ड पर रख करके जब कोई काम करते हैं तो उसी लैपटॉप पर रखे रखे भूल जाते हैं, तो उसी में बंद हो जाता है लैपटॉप में ये। जब लैपटॉप बंद करते हैं तो बंद हो जाता है। अब पता चला खूब परेशान हो गए, 2-3 दिन जब ढूंढ लेते हैं नहीं मिलता है, तब कहाँ मिलता है। अगर लैपटॉप तब तक नहीं छुए, कहीं बाहर वाहर है मान लो, तो वो जब खोलेंगे तो लैपटॉप में रहेगा। लेकिन ये आदत गड़बड़ है, कहीं भी छूट सकता है। आपको चाहिए पहले काम करके एटीएम कार्ड कहाँ रखिए, जहाँ उसको रखा जाना है, तब आप आगे काम करिए। तो एटीएम आप यूज़ करके आएंगे, चेक लेकर आएंगे, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, चेक का पेमेंट करता है और कलेक्शन करता है। हम लोगों ने कल देखा था बिल्स और प्रॉमिसरी नोट्स। वास्तव में ये बिल्स और प्रॉमिसरी नोट्स का सिर्फ मतलब ये होता है कि आपके पास कोई इंटाइटलमेंट है, कोई अधिकार पत्र है, और जिसके द्वारा आपको कुछ दिन के बाद पैसा मिल जाएगा। बात समझ में आई। बिल और प्रॉमिसरी नोट का मतलब क्या है कि आपके पास कोई एक ऐसा प्रपत्र है, कोई एक अथॉरिटी है, कोई अधिकार पत्र है जिसमें लिखा हुआ है कि आपको इतने समय के बाद इतना रुपया मिलेगा। अब आपको ज़रूरत पड़ गई थोड़ा जल्दी, जैसे आपको मिलना है 2025 में और पैसे की जरूरत पड़ गई आपको 2022 में, तब आप क्या करेंगे। तब ऐसे जो भी जिन्युइन बिल हैं, जो भी प्रॉमिसरी नोट हैं, जो क्रेडिट वर्दी हैं, जिनकी गारंटी है कि ये कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे और अपने समय पर मैच्योर होने पर ये पूरा का पूरा हमको मिल जाएंगे ही जाएंगे, ऐसे बिल्स को बैंक क्या करता है, प्री मैच्योर उनको डिस्काउंट कर देता है। मैच्योर होने के पहले ही आपको पैसा दे देता है, तो कुछ आपसे परसेंट वो काट लेता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये नहीं होता कि वो काट लेता है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी इमरजेंसी में कोई आपको पैसा दे देता है। तो ये काम बैंक करता है। इसके अलावा एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है ऑटो डेबिट फैसिलिटी। उसको क्या कहते हैं, ऑटो डेबिट फैसिलिटी। डेबिट और क्रेडिट जानते हो ना, पैसा जब हम जमा करते हैं बैंक में उसको कहते हैं क्रेडिट करना। क्रेडिट माने क्या होता है, साख। तो ज़्यादा पैसा यानी ज़्यादा साख, कम पैसा यानी कम साख। तुम्हारे पास 5,000 रुपया, इनके पास 5 रुपया है, तो कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। तुम बोले यार 5,000 वाला इसके साथ चलो, ये जरूर काफ़ी पिलाएगा, और 5 वाला तो कतई काफ़ी नहीं पिलाएगा। कैसे पिलाएगा, पैसा नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जमा होने का मतलब तुम्हारी क्रेडिट बढ़ रही है, ऐसे समझने के लिए आसान तरीके से। और डेबिट का मतलब होता है पैसा निकालना। तो ऑटो डेबिट का मतलब स्वयं में निकल जाएगा। ऑटो डेबिट का मतलब स्वयं में निकल जाएगा। जैसे मैंने गाड़ी खरीदी, अब गाड़ी की 50,000 रुपये किस्त है, हर महीने 10 तारीख को देना है। अब हर महीने की 10 तारीख को किस्त देने के लिए मुझे दिमाग में ध्यान रखना पड़ेगा, कभी मिस कर गया तो पेनल्टी लग जाएगा, ध्यान नहीं आया तो नुकसान हो जाएगा। तो उसका तरीका क्या है, मैंने अपने अकाउंट में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा रखा है कि 10 तारीख को 50,000 रुपया क्या होगा, अपने से कट के चला जाएगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यह सुविधा होती है जिसको आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कहते हैं।
उसी तरह से बहुत सारे आपके जो फिक्स पेमेंट हैं, फिक्स पेमेंट का मतलब अब बिजली का बिल तो नहीं फिक्स है, किसी महीने 1200 आएगा, किसी महीने 1500 आएगा, किसी महीने 1800 आएगा, किसी महीने 5-6 हज़ार आ जाएगा एसी चलेगा तो उसमें तो आप नहीं लगा सकते। लेकिन जहाँ इंस्टॉलमेंट फिक्स्ड हैं, जैसे LIC की किस्त है, फिक्स्ड है कि इतना रुपये आना है, मकान का लोन है, फिक्स है कितना देना है, गाड़ी का लोन है, फिक्स है कितना देना है, इस तरह के पेमेंट को, और जो अनिवार्य हैं जिनको डिफ़ॉल्ट करने पर हमें पेनल्टी देनी पड़ती है, ऐसे पेमेंट को हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं बैंक को कि ये समय पर अपने हिसाब से क्या करे, ऑटो डेबिट कर दे, जमा कर दे। तो वह बैंक की सुविधा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है और अच्छी भी है, बैंक ये काम भी करता है। इसके अलावा वह बैंक जो है ट्रस्टी के रूप में काम करता है। ट्रस्टी के रूप में काम, ट्रस्टी जानते हो किसे कहते हैं? गांधी जी को जानते हो ना? गांधी जी के ट्रस्टीशिप का सिद्धांत बहुत पॉपुलर है। ट्रस्टीशिप का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप केवल और केवल किसी भी चीज़ के केयर टेकर हैं, आप उसके मालिक नहीं हैं। जैसे गेस्ट हाउस में एक केयर टेकर होता है, तो गेस्ट हाउस का केयर टेकर पूरे गेस्ट हाउस को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है, उसमें खाना खाएगा, उसमें सो सकता है, उसका बाथरूम इस्तेमाल कर सकता है, उसकी देखभाल, उसके लॉन में बैठ करके आराम से एंजॉय कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसका मालिक नहीं हो सकता है। तो वह किसी के लिए उसकी देखभाल कर रहा है। ठीक है, तो कहते हैं कि जो भी आपके पास है, वट एवर यू हैव, जो भी है, टाइम है, टैलेंट है, एनर्जी है, मनी है, सब कुछ जो भी आपको फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर मिला हुआ है, ईश्वर का वरदान है, आप उसके सिर्फ ट्रस्टी मात्र हैं, उसके मालिक नहीं हैं, सिर्फ आप उसके केयर टेकर हैं। उसका इस्तेमाल करिए, लेकिन इस तरह इस्तेमाल करिए कि उसके स्वरूप में बिना कोई बदलाव, बिना कोई बिगाड़ किए, और अगली पीढ़ी को ऐसे ही क्या करिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए। जैसे आम का पेड़ आपके घर में लगा है, तो आपका फर्ज है कि आम के पेड़ को उसकी देखभाल करिए, सींचिए, पानी दीजिए, उसमें फल निकले, फल तोड़ के अच्छे से खाइए। लेकिन पेड़ जैसे आपको मिला था वैसे ही अपने बच्चे को क्या करिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आप पेड़ को जड़ से काट दीजिएगा, तो हमको मिल गया है, अब काम खत्म है। इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? संपोषित आर्थिक विकास। हमको आपको कोई हक नहीं बनता कि अगर हम आप सिंगरामऊ में खुली हवा में बिना मास्क लगाए सांस लेते हैं, बिना फिल्टर किए नल का पानी पीते हैं, तो हम उसको आने वाली पीढ़ी को प्रदूषित करके ट्रांसफ़र करें। कम से कम जितना पाए हैं उतना हमको ट्रांसफ़र करना ही चाहिए। अगर उसको अच्छा कर दें तो और बड़ी बात है, बल्कि अच्छा ही करके देना चाहिए। आपकी क्या राय है, बिगाड़ के देना चाहिए कि अच्छा करके? यही हमारा आपका काम पर्यावरण संरक्षण को लेकर के है कि हम अगर इस क्लास में बैठे, इसी ये क्लास आप बिल्कुल ऐसा गंदा कर रखे हैं पूरा का पूरा, तो जब आप घुसे थे इस क्लास में पहले दिन, तो उस दिन जितनी साफ थी क्लास, होना ये चाहिए था कि आज भी वह उतनी ही साफ होती। इसमें जो भी गंदा होता है इसको आप क्या करते, साफ करते भाई, क्योंकि आप बैठते हैं ना, आपकी जिम्मेदारी है, इसको आप साफ रखिए। हमारा काम इसको साफ कराना है, लेकिन आपका काम इसको गंदा न करना भी तो है। तो हम दोनों की जिम्मेदारी है। तो समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी है कि उसको जैसे ही जो मिला है, जैसे मान लो तुम्हारे पिताजी को 5 बीघा ज़मीन मिली अपने बाबा से तुम्हारे, तो तुम्हारे पिताजी को कम से कम 5 बीघे तो तुमको देना ही चाहिए। 6 दे दें तो और अच्छी बात है, लेकिन बेच करके दारू पी जाएं और 2 बीघे दें, ये कैसा रहेगा? यह आने वाली पीढ़ी पर अन्याय है। ऐसा उन्हें करने का अधिकार नहीं है। जो उन्होंने खुद बनाया है, जैसे मान लो होता क्या भाई, कुछ प्रॉपर्टी हम खुद भी बनाते हैं। जैसे हमको मान लो हमारे पिताजी ने दिया 5 बीघा, मैंने 3 बीघा खरीद लिया, तो अब ये 3 बीघा जो हमने खरीदा, इस पर राइट है, हम चाहे इसमें आग लगा दें। लेकिन 5 बीघा जो हमको मिला था वह छूने का अधिकार हमको किसी को भी नहीं भाई। तो जो हमारी प्रॉपर्टी हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे हमारे सामाजिक संरचना हो, जैसे मान लो समाज ही है, समाज जैसे मान लो तुम भाई बहन, आज से तुम्हारी पहली पीढ़ी जैसे रहती थी, जितनी स्वतंत्रता से, जितने आराम से, कोई खतरा नहीं था, रात को
हम लोगों को बड़े अच्छे से याद है कि हम लोग गांव की बाज़ार थी 1-2 किलोमीटर दूर थी गांव से, तो हम लोग बाज़ार जाते थे और मान लो 7 बज गया 8 बज गया तो घर के जितने भी लड़के लड़कियां सभी लोग भाई बहन थे, 7-8 लोग थे। ननिहाल में बहुत बड़ा परिवार था। हम सब लोग बाज़ार से 8 बजे या 9 बजे रात को, दिमाग में नहीं आता था कि रात हो गया है तो हम लोग चलेंगे कैसे। आराम से गाते बजाते उसी बीच में खूब बड़ा बाग पड़ता था, बांस का बगीचा पड़ता था, तब इतना समझ लो कि रास्ता ख़राब रहता था, लेकिन कोई डर जैसी बात नहीं थी कि कोई खतरा हो जाएगा। अभी आज क्या हो गया है, जैसे ही अंधेरा होता है माँ बाप लगते हैं कांपने की बेटी कहाँ है पता करो। वो निश्चिंत हैं, बेटी तो छोड़िए भाड़ में गई, बेटा कहाँ है ये पता करिए। उतना ही चिंतित वो बेटे के लिए भी हैं भाई। क्यों चिंतित हैं? क्योंकि अब डर रहे हैं कि समाज इतना सुरक्षित नहीं है, पता नहीं कहाँ है। जब तक घर नहीं आया तब तक उनको नींद नहीं आती है। तो अब ये बिगड़ा जो समाज है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए हम ही आप जिम्मेदार हैं। तो हमको आपको ये कोई हक नहीं बनता कि हम समाज को इतना डरा हुआ बना दें। जैसे हमको मिला था हम उसको वैसे ही आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। सबको लगे कि समाज सुरक्षित है, कोई किसी से खतरा नहीं है। और यह बनाए रखना हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है और हमारे आपके लिए इसकी अनिवार्यता भी है। ये बना रहना भी चाहिए। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।